उमर ऑन द पल्स। तो यहाँ पे हम आपको कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें सच बताएँ, सच दिखाएँ और एक न्यू वे वे ऑफ थिंकिंग का आइडिया प्रोवाइड कर सकें। तो आज हम ध्रुव ध्रुव राठी जो हैं इंडिया के एक बहुत बड़े अच्छे एंकर माने जानते हैं और उनकी वीडियोज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया अच्छा एनालिसिस देते हैं। तो आज हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं और ध्रुव राठी जो है वो अब रिसेंटली जो इवेंट हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया वॉर का जो इवेंट हुआ है उस पे उन्होंने एक वीडियो बनाई है। तो उस पे हम अपना रिएक्शन देते हैं, किस हद तक वो सच बोल रहे हैं, किस हद तक उनकी रिसर्च सच्ची है और कहाँ किस हद तक वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच दिखा रहे हैं कि अपनी कंट्री या नेशनलिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं या वही मोदी का जो नैरेटिव है वही लेके चल रहे हैं। वैसे तो वो मोदी के बहुत अगेंस्ट हैं और उसको यानी कि क्रिटिसाइज़ करते आए हैं अपनी वीडियोज़ में। तो उनका एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा और आपको पूरा सच जो है वो कोई भी कंट्री नहीं बताती आपको। वे ऑफ द दूसरी कंट्रीज़ के एनालिस्ट जर्नलिस्ट को सुनना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके आपको पूरी स्टोरी पता चलती है। बट इसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि किस हद तक वो जर्नलिस्ट सच बोल रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो चलिए सुनते हैं और इस पे हम अपने कमेंट्स भी साथ-साथ में देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों। 10 मई की शाम को सीज फायर हो रहा है। मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएम यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को एज़ पर माई नॉलेज ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से या पाकिस्तान मीडिया की तरफ से नहीं दी गई कि हमने उन्हें सीज़ फायर के लिए कॉल की है या उन्हें हायर किया है या उनसे रब्ता किया है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन एज़ पर माई नॉलेज ट्विटर, एनीवेयर, एनी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या जो हमारे ऑफ़िशियली पेज हैं हमारे कंट्री के DGISPR के या फॉरेन मिनिस्टर के पेजेज़ हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। तो ये अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो उनके अल्फ़ाज़ हैं कि ये ऐसा हमारे साथ राब्ता किया गया है। तो इससे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो अपने बयानिया को किस तरह से लेके चल रहे हैं। मोदी का तो वैसे भी है कि झूठ बोलो, फिर झूठ बोलो, फिर झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच सच लगने लगे। रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दिए। ये जो ट्वीट दिखाई जा रही है व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू ये उमर अब्दुल्ला की जो ट्वीट दिखाई जा रही है ये पाकिस्तान में यानी कि ये ट्वीट की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है अक्रॉस द बॉर्डर ऑन कश्मीर। देखा जाए दोनों कंट्रीज़ का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पंजाब के साथ जो बॉर्डर लगता है वो है और कश्मीर जितना आज़ाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, दोनों कंट्रीज़ उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानती और वो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड एक टेरिटरी है तो वो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, तो वो एक दूसरे पे फायरिंग करते रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों फायरिंग करते हैं। तो इस पे यानी कि उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर नहीं करते। तो सीज़ फायर जो हुआ था एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन या एज़ पर माई माई नॉलेज के वो हुआ था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो इस पे अगर हम हमले हुए भी हैं तो वो सच्चे हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं, वन साइडेड हो सकते हैं। तो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने किया। तो अगर इंडिया की हिस्ट्री देखी जाए तो वो यही है मेरा झुकाव, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरा झुकाव हो सकता है पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हो। तो क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड यही रहा है कि वो जो है हमेशा पहले हमला करता है, हमें तंग करने के लिए हमेशा उसने ये काम किया है, पहले भी करता आ रहा है।
इन फ्यूचर भी हो सकता है कि वो बाज ना आए, क्योंकि मोदी अपनी गवर्नमेंट चमकाना चाहता है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। पाकिस्तानी हारे तो तलक एक बार फिर आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और दैट इज़ वेरी गुड कि ध्रुव राठी जो है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो अच्छा जर्नलिस्ट है, उसने एडमायर किया है कि इस पे कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो आपको वॉर में यही होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, बहुत ज़्यादा उस पे बात की जाती है, लोगों को मिस गाइड किया जाता है ताकि अपनी कौम का मोराल जो है वो हाई रखा जा सके। तो इस पे उसने कहा कि इसकी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, दो बोथ साइड थे। तो आपको हम इसीलिए अपने चैनल पे वेलकम करते हैं कि यहाँ पे उमर ऑन द पल्स का मतलब यही है कि आपको माउंटेन व्यू दिखाया जा सके या बर्ड व्यू दिखाया जा सके। जब आप बर्ड व्यू देखते हैं तब आपको चीज़ें पता चलती हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम अक्सर सोशल मीडिया की न्यूज़ में ट्रैप हो जाते हैं, फेक न्यूज़ के अंदर हम भी फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, और आप जो भी न्यूज़ आ रही है उसको स्प्रेड करने से पहले उसके ऊपर तहकीक कर लें, थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, उसके बाद उसको आगे स्प्रेड करें। और ध्रुव राठी ने वही किया कि उसने कहा मुझे नहीं पता, यानी कि इस न्यूज़ की कंफर्मेशन नहीं है आफ्टर द सीज़ फायर बोथ साइड से हमले हुए हैं कि नहीं हुए। चलिए आगे देखते हैं ये क्या पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या कहते हैं ये। पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट ये जो अभी इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इन्होंने लश्कर ए तैयबा और ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो इन चीज़ों से पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता है। ये इंडिया की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, और तो उसको ध्रुव राठी भी उसी को कोट कर रहे हैं। तो क्योंकि इन ध्रुव अगर हम देखा जाए तो एजेंट हमने इनका पकड़ा था। कुलभूषण यादव जो है वो हमारे पास अभी भी कैद में है, एज़ पर माई नॉलेज, तो वो अभी तक हमारी कैद में ही है। तो हम दहशतगर्दी हम नहीं, आप लोग हमारे बलूचिस्तान में करते हैं। इसी अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे हैं तो इल्ज़ाम तो हम भी यानी कि लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इल्ज़ाम से ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले ये तहकीक कर लें, प्रूफ़ दें। हम तो ओपनली पहले भी कह रहे थे कि आप हमें आएँ, टेबल टॉक पे आएँ, बात करते हैं। तो बट वो बस नहीं आते, तो मुझे अच्छा नहीं ल आई फ़ील सैड कि ध्रुव राठी ने उसी चीज़ को कोट कर दिया। चलिए देखते हैं, अब सारा सच तो नहीं बोल सकते ना ध्रुव राठी भी। अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले मैंने आपको कि टेरर ये आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान 9 अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. जिन टेररिस्ट की ये बात कर रहे हैं उनमें से एक टेररिस्ट भी इंडिया ने जिसको टारगेट करना था उसका नहीं बताया कि हमने इस दहशतगर्द को मारने के लिए हमला किया था पाकिस्तान में। ये एक मस्जिद है बावलपुर में, वहाँ पे हमला करते हैं। सियालकोट में हमला करते हैं, कश्मीर में हमला करते हैं, मुजफ्फरगढ़ में हमला करते हैं। तो एक 9 साला बच्चा जो है, बल्कि इवन 7 साला बच्चा, 9 साल 7-8 साल का बच्चा, उसके ऊपर यानी कि इन्होंने हमला कर दिया। वो शहीद हो गया, और उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के लिए DGI-SPR गए, तो उसको लेके इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये बंदा इमाम है और ये दहशतगर्द है, और उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ जनाज़ा पढ़ रहे हैं, तो आर्मी चीफ़ यानी कि दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को ये लेके आगे यानी कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाइक आप लोगों का ऐसे ही है कि जिस तरह के आपका कोई मंदिर में कोई पादरी है या जो भी है आपका, तो उसके पास आप जाएँ, और वो पूजा कर रहा है तो मोदी साहब जाएँ और हम उसको कहें कि यार ये दहशतगर्द के साथ जाके पूजा कर रहा है।
तो दिस इज़ नॉट राइट। आप कोई दहशतगर्द बताएँ जिसको आपने पकड़ा था, ये मुलव्विस था, ठीक है? आप हाफ़िज़ सईद का नाम बार-बार लेते हैं, तो वो तो नहीं है ना, आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है ना। प्रूफ़ दें तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान, तो आप प्रूफ़ नहीं देते ना, ऐसे तो आप किसी भी शहरी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना। आप इल्ज़ाम लगाते जाएँगे और हम उसको यानी कि एक्सेप्ट करते जाएँ, दैट इज़ नॉट अ वे। destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and सिविलियन बहुत ज़्यादा हुआ है, हुआ है, तो अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हैं सिविलियंस पे, तो हमें भी पूरा-पूरा राइट है कि हम भी उस हमले का जवाब दें। loss of any civilian lives. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोटार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। A total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured. तो ये तो हम भी कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने हमारे सिविलियंस पे आपने हमला किया है। तो अब अगर हमने हमला किया है तो आपके सिविलियंस की डेथ हुई है, तो आप भी यानी कि कह रहे हैं कि हमारे सिविलियंस की डेथ हुई है। तो हम आपकी बात अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे, पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे कि आपने सिविलियंस को मारा है और हम आपकी बात कैसे मान जाएँ कि हमने सिविलियंस को मारा है। तो ये ब्लेम गेम होती है, जंग में चलती रहती है। इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया पहले भी करता रहता है, ये इनका प्रोपेगेंडा था। पहला हमला किसने किया? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो देखें पहला हमला किसने किया? किस बेस को बना के हमला किया गया? इस तरह से आप किसी भी मुल्क पे इंटरनेशनल जो एक मुल्क है रिकॉग्नाइज़्ड है इस्लामिक कंट्री है, उस पे आप नहीं हमला कर सकते ऐसे विदाउट कोई रीज़न लेके, यानी कि आपको बस जस्टिफ़िकेशन चाहिए थी, बस ऐसे ही आपने मुँह उठा के हमला कर दिया। दिस इज़ नॉट राइट। तो उसके आंसर में हमने हमेशा जवाबी कार्रवाई और उस बेस पे यानी कि हमला किया है। In the attacks by पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। तो इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। इनके पिता रमीज खान इंजर्ड हो जाते हैं और अब ये हॉस्पिटल में है। जो पाकिस्तान ने हमेशा जो सिविलियंस की डेथ होती हैं, चाहे बोथ साइड पे हो, वो ह्यूमैनिटी है, हम उस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं करता। अगर बोथ साइड्स पे अगर मवात हो रही हैं या डेथ्स हो रही हैं, तो वो दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर ह्यूमैनिटी। स्टार्ट किसने किया था? लेकिन स्टार्ट आपने किया था, तो हमने जवाबी कार्रवाई में जवाब दिया। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर कोई सिविलियंस वहाँ पे मरा है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ मैं इसको नहीं कह रहा ये फेक न्यूज़ है। ये अगर है तो हम इस पे जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? आज का ये वीडियो दोस्तों बिल्कुल कहा जाना चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान पे हमला किया है तो ये दहशतगर्दी के ही ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं। मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। ध्रुव राठी साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं और देखते रहेंगे। आप सच बोलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो में बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहे और आप अपने नेशनलिस्ट होने का प्रूफ दे रहे हैं। आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पे, पाकिस्तान मीडिया पे, पाकिस्तान सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान मिलिट्री पे और गवर्नमेंट पे। आप अपने मीडिया
का हाल देखें ना, उनका भी बताएं ना, ऐसे तो नहीं है ना आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते जाएँ। अपने मीडिया का आप बताएं कि कितनी फेक न्यूज़ वो लोग फैला रहे थे और कितनी अब आप यानी कि फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, इस महीने की एआई मास्टर क्लास के लिए स्पॉट्स ओपन अप हो गए हैं। अगर आप इसे पहले नहीं ज्वाइन कर पाए थे, अभी मौका है, आज कर सकते हैं। इस लाइव वर्कशॉप में मैं आपको 25 से ज्यादा एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखाता हूं अपनी जिंदगी को और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जिन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया, उनमें से जरा कुछ को गौर से देखिए। मुरीदके में मरकज ताइबा, जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। हाफिज सईद, जिसे यूनाइटेड नेशन साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर ए ताइबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया, मरकज सुभान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। ये जगह इसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तीसरी साइट मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कौन देता है ये ट्रेनिंग? पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। चौथी साइट मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहां पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट्स भी ऐसे ही हैं। कोई आतंक इसका पाकिस्तान ने आप लोगों से प्रूफ मांगा था, आप लोगों ने प्रूफ नहीं दिया, आपने खुद ही यानी कि ज्यूम किया, उसको सच माना और हमला कर दिया। और दूसरी कंट्री की इजाज़त के बगैर आपने बगैर इंफॉर्मेशन शेयर किए आप लोगों ने ज्यूम किया कि ये टेररिस्ट हैं, ये हमला पाकिस्तान ने किया है। हालांकि पाकिस्तान ने उस हमले को हमेशा डिनाई किया है, पाकिस्तान उस हमले का कोई तल्लक नहीं है। आपने उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ के और पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। तो आप खुद ही सोच लें कि सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये ब्लेम गेम चल रही है, बस यही है इंडिया करता है। आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप है। ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर तैयारियां की जाती हैं आतंकी हमले करने की। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं, बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है? 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। The latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला। ये बस लिंक्स बनाने थे, आप ये तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रूफ नहीं है ना। लिंक्स को हम आपके लिंक्स को प्रूफ नहीं मानते, प्रूफ देने पड़ते हैं इन रियल वर्ड्स, लिंक्स ने। और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स ने। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया। इस IED अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के 8 सोल्जर्स मारे गए और 6 क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इससे एक हफ्ते पहले BLA ने एक और IED अटैक किया था, 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए थे। It was the Baloch Liberation Army that has targeted a convoy of Pakistani officers. 10 Pakistani army personnel have been killed in this attack. ऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि पिछले 20 सालों में टीटीपी 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। वो कहावत सुनी है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से बात करते हुए ये बात एडमिट भी करी। न्यूज प्रेजेंटर याल्दा हाकिम ने कहा कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. उन्होंने कहा कि ये गलती थी और इसी वजह से हमने सफर किया है। That was a mistake, and we suffered for that. मार्च 2019 में अब देखें, वो एक मिस्टेक थी, वो हम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो
वो हम सब ने सफ़र भी किया, हमने उन दहशत जब ये हमें अफ़गान वॉर में लेके जा रहे हैं, जब अफ़गानिस्तान ने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला किया तो हमने उसको सपोर्ट किया और उसमें जो भी काम किया, इस पे अलग वीडियोस बनाएंगे। तो इस पे हमने सफ़र किया, हमने दहशतगर्दी झेली, हमने उसको निकाला। अब उसको चीज़ को ये लिंक कर रहे हैं इसके साथ, दैट इज़ नॉट अ ट्रू। आप इस पे है ना कि जो आप कह रहे कि पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जम्मू कश्मीर में, तो आप उस पे हैं, उस चीज़ के प्रूफ दें ना आप। तो ऐसे लिंक बनाने से या चीज़ें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मिलाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात को एडमिट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जिहादी आउटफिट्स तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब अफगानिस्तान में सोवियट्स के खिलाफ यूएस लेड अफगान वॉर हुई थी और वो दशकों से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। पहले की गलती तो इमरान खान ने मान ली थी, लेकिन अभी की सच्चाई एडमिट नहीं करी। ये कहा कि पाकिस्तान अब ऐसे सभी जिहादी ग्रुप्स को बंद कर चुका है, उनके लिए कोई जगह नहीं। That is true. That is 100% true. ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरीके से पहले की गलती तो मान ली, लेकिन अभी की बात पर डिनाइल मोड एक्टिव हो गया। स्काई न्यूज के एंकर ने जब पूछा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है, ये लश्कर ए तैयबा का ऑफशूट है, You're talking about an offshoot of Lashkar-e-Taiba. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब तो लश्कर ए तैयबा ही पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुका है। Let me tell you, Lashkar-e-Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does not. ये ट्रू है, ये बात सही है कि पाकिस्तान में अभी तक एज पर जितना मैं नॉलेज रखता हूँ या जितनी मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ या देखता हूँ इंटरनली, यानी कि कुछ न्यूज़ होती हैं कि जो पाकिस्तान में मीडिया स्ट्रीम में मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, तो ये इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ये लश्कर तैयबा जो है ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने अभी तक एज पर माई नॉलेज नहीं देखी ना सुनी है। Exist. पाकिस्तान की इस डिनाइल की आदत की शशि थरूर ने बड़े अच्छे से पोल खोली। कुछ दिन पहले वो अल अरबिया चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरीके से डिनाई करने में मास्टर है। Don't forget that Pakistan is a master of denial. पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि 26/11 के मुंबई हमले में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एक आतंकी जिंदा पकड़ा है बाद में करना पड़ा। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि ओसामा बिन लादेन के बारे में उन्हें कुछ भी पता है, और फिर पकड़ा गया ओसामा पाकिस्तान आर्मी बेस के पास एक मिलिट्री कैंप में। ये सब दोगलापन है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? India is a status quo power. It wants पाकिस्तान से इंडिया को चाहिए मोदी क्या चाहता है कि वो बार-बार अपनी सियासत चमकाए, ठीक है? तो बार-बार वो हमले करता है, बार-बार वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी करता है, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए पाकिस्तान में हमला करता है, और आपके जो हिंदू लोग हैं वो फिर उसको वोट देंगे, इस चीज़ पे वो इलेक्शन जीतेगा। वो पाकिस्तान से ये चाहता है। nothing that Pakistan has. It is focused on growing its economy, improving its high technology, providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by Pakistan, and it'll leave Pakistan alone. शशि थरूर ने यही कहा कि ये अटैक्स बड़े प्रिसाइज और रिस्ट्रेन्ड थे। हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे। किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। ये अटैक रात में किया गया ताकि आसपास कोई सिविलियंस ना हो, और जहां अटैक हुआ वो केवल इंडियन अथॉरिटीज द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा लिस्ट की गई टेरर साइट्स थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। ये दुनिया के अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंकी कनेक्शंस के आधार पर। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2018 में। FATF ने पाकिस्तान के सुधरने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है जिसमें 34 आइटम्स थे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए। पाकिस्तान ने इन चीजों पर एक्शन लेने की प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा होते ही पाकिस्तान फिर से क्या करने लग जाता है, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखिए। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सिमोन ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में
उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, उसी समय पर यहाँ कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ गई थी। इंडिया टुडे की ओपन इंटेलिजेंस टीम ने पाया कि 16 फरवरी को उस्मान ओ अली कैंपस में जैश-ए-मोहम्मद की गैदरिंग हुई थी। इस जगह को टेररिस्ट रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब 5 महीने पहले की ये रिपोर्ट देखिए, यानी दिसंबर 2024 की। स्पेक्टिकल डू मोंड नाम की एक फ्रेंच मैगजीन है जिसमें एडिटर इन चीफ एंटोनी कोलोना ने एक आर्टिकल लिखा, जैश-ए-मोहम्मद ट्रबल्ड गेम्स इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लैनेट लैब्स वेबसाइट पर सैटेलाइट फोटोज मौजूद हैं जिनमें दिखता है कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं, मरकज सुभान अल्लाह और उस्मान ओ अली मस्जिद। ये आतंकियों की इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग के अड्डे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के अलावा आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि ये खुले तौर पर चल रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स तो पाकिस्तान मिलिट्री बेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का एक रिसर्जेंस हो रहा है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि बहावलपुर में जो जैश-ए-मोहम्मद का हेड क्वार्टर्स है, हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर रहे हैं। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर शाहजेब सईद ने विजिटिंग जर्नलिस्ट को कहा कि ये सिर्फ एक रूटीन मदरसा है जिसका जैश-ए-मोहम्मद से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2022 की द प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए। 2 सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि जैश-ए-मोहम्मद ने करीबन 4 एकड़ नई जमीन खरीदी है और ये अपने बहावलपुर कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। उस गांव के लोकल नंबरदार जाहिद चन्नार ने ये जमीन बेची थी अब्दुल रौफ को। ये अब्दुल रौफ मसूद अजहर का भाई है। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। उसके पीछे कारण था कि 2008 में इंडिया में किए गए हमलों के पीछे ये जिम्मेदार था। अभी यही अब्दुल रौफ एक फोटो में देखा गया जहां वो मारे गए आतंकवादियों के लिए फ्यूनरल प्रेयर्स लीड कर रहा था और उसी फोटो में पीछे खड़े हुए दिख सकते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स। वहां जो कॉफिन्स हैं उन पर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है, यानी इन आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। तो सोचिए ये पाकिस्तानी स्टेट। अब इसमें आतंकवादी ये बहुत ही गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा बाइस रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये चीज़ों को मिक्स अप करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स उठा के ऊपर से पीछे से उनको मैनिपुलेट करके सारी इंफॉर्मेशन को ना रॉन्ग साइड पे लेके जा रहे हैं। ये जो जनाजा पढ़ा गया है इसको हम हमारी ज़बान में जनाजा कहा जाता है, ठीक है। इमाम नमाज जनाजा पढ़ाते और पीछे लोग उसके नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो ये जो कॉफन रखे गए हैं, ये जो 26 सिविलियंस को आपने टारगेट किया है ना और भावलपुर में, ये उन लोगों के जनाजे पढ़े जा रहे हैं और उसमें एक वो छोटा बच्चा है उसका भी जनाजा पढ़ा जा रहा है। तो आप जिन दहशतगर्दों को आपने कहा कि हमने मारा है उनकी पिक्चर्स रिलीज़ करें, उनको आइडेंटिफाई करें कि ये दहशतगर्द हैं, हमने इनको अटैक किया है, ये हमारा टारगेट था, हमने अचीव कर लिया है। तो उनकी आपके पास पिक्चर्स हैं ना, रिलीज़ करें, हमें बताएं, फिर हम आपको जवाब देते हैं कि वो बंदे हैं या नहीं हैं। तो ये फेक बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक। के बारे में क्या कहता है। इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम डोराईस्वामी ने स्काई न्यूज से बात करते हुए यही फोटो दिखाई। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी ये फोटो दिखाई। इससे ज्यादा और क्या एविडेंस चाहिए। द प्रिंट के हाथ लगी जैश-ए-मोहम्मद की एक चिल्ड्रंस मैगजीन जिसका टाइटल था मुसलमान बच्चे। इसमें देखा गया कि वहां मदरसे में पढ़ने वाले 600 बच्चों को कैसे जिहाद को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। नवंबर 2022 में द प्रिंट को ऐसे फोटोज और वीडियोस मिले जिनमें देखा गया कि उस साल जो जमीन एक्वायर की गई वहां जैश-ए-मोहम्मद ने कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी थी। इन सब चीजों से आप देख सकते हैं कि जो शशि थरूर ने बात कही थी वो 100% सच थी। These are extremely well-known terror bases, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Muridke. These are not innocent places. जहां इंडिया ने अटैक किया था बहावलपुर की साइट पर, वो एक वेल नोन टेररिस्ट साइट थी। 3 जनवरी 2022 को जैश-ए-मोहम्मद ने पीओके में एक पब्लिक गैदरिंग की। दिसंबर 2021 में जो श्रीनगर पुलिस पर आतंकी हमला हुआ था, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की और फ्यूचर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए फंड रेज की। पाकिस्तान की सरकार से यहाँ सीधा सवाल किया जाना चाहिए और कितने सबूत चाहिए कि ये आतंकवादी संगठन अभी भी एक्टिव हैं आपके देश के अंदर। अजीब बात तो ये है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए
उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जा। दैट इज नॉट अ प्रूफ। आप ये प्रूफ नहीं दे रहे, कुछ भी प्रूफ नहीं दे रहे, आप जिसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को। चाहिए। यहाँ पर सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। AIMIM के नेता OAC ने पाकिस्तान को इंसानियत के लिए एक खतरा बताया है। उन्होंने इस फंड को इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहा। माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को लेकर हैरत जताई कि अमेरिका, जर्मनी और जापान इसके लिए कैसे तैयार हो गया। USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं? हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाही। देखिए, आप ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या नॉन एविडेंस बेस्ड चीज़ों को या मैनिपुलेटेड चीज़ों को आप पेश करेंगे तो वर्ल्ड उसको नहीं मानेगा। आप सच दिखाएं, सच जो है वो वन साइडेड नहीं होता। आप उसको यानी कि वन साइडेड चीज़ें दिखा के वन साइडेड कह के आप उसको सच नहीं कह सकते, जिस तरह आपका मीडिया करता है। तो इस चीज़ को आप सच नहीं कह सकते। आप इंटरनेशनल अदालत में आ जाए, हम हमसे लड़ लें, केस लड़ लें, वहाँ पे लड़ लें, हम आपको बताएंगे, आप प्रूफ करें। नहीं कर पाएंगे प्रूफ, आपके पास प्रूफ है ही नहीं। आप चीज़ों को मैनिपुलेट करके आप दिखा रहे हैं, इतने अच्छे जर्नलिस्ट हो के आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। भाइयों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। अभी तक हमने जैश ए मोहम्मद की बात की, अब लश्कर ए तैयबा के कारनामे सुनिए। कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 में मुंद्रा पोर्ट में जो 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन सीज हुआ था, उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। ये लश्कर ए तैयबा की नार्को ट्रैफिकिंग का एक हिस्सा था। देश के युवाओं को ड्रग्स बेचकर भारत को कमजोर किया जाए और उससे जो पैसे मिले उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट के बेंच को कहा, देखिए, पहलगाम में मासूम पर्यटकों को गोली मारकर उन्होंने भारत के साथ क्या किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले भी सिमिलर कंसाइनमेंट्स अफगानिस्तान से भारत लाई गई हैं। इन ड्रग्स को दिल्ली के नेप सराय और अलीपुर के इलाकों में वेयर हाउसेज में रखा गया और फिर इनकी सेल से आने वाले पैसे को लश्कर ए तैयबा को रूट किया गया। उन्होंने कहा कि पेटिशनर कबीर तलवार, जिसने जमानत की अर्जी लगाई है, वो इस ड्रग सिंडिकेट का एक हिस्सा है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड ने उस समय अक्टूबर 2021 में कहा था कि 15 नवंबर से वो अपने सभी टर्मिनल्स में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले कंटेनर कार्गो को हैंडल करना ही बंद कर देंगे। लेकिन maritime-gateway.com पर दिसंबर 2021 की ये रिपोर्ट देखिए। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था ढंग से कि उन्होंने अपने इस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया। इसके 7 महीने बाद जुलाई 2022 की ये खबर देखिए। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक कंटेनर से 70 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए थी। कहां से सीज की गई है? मुंद्रा पोर्ट के पास से। अब ASG ने कोर्ट को बताया है कि 2021 की ड्रग सीज के केस में एक की विटनेस, एक रिटायर्ड कस्टम्स ऑफिशियल, संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। NIA ने एफिडेविट में बताया था कि नार्को ट्रैफिकर अफगानिस्तान में था। उसने पाकिस्तान की ISI और ईरानियन मिडलमैन की मदद से 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन अफगानिस्तान से ईरान भेजा और फिर भारत में इंपोर्ट किया। इसे टैल्क पाउडर के नाम पर छुपा कर इंपोर्ट किया। लश्कर ए तैयबा 1986 में फॉर्म हुआ था, जब जिया उल हक का इस्लामाइजेशन प्रोसेस चल रहा था। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि इस संगठन ने बहुत से टेरर ऑपरेशंस किए। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमले, जुलाई 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में धमाके, 26/11 अटैक में भी इन्हीं का ही रोल था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एशली टेलिस ने एक आर्टिकल लिखा है कार्नेजी इंडाउटमेंट फॉर पीस के लिए। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से ही पाकिस्तान लश्कर को फेवर करता रहा है। लश्कर आतंकी डेविड हेडली ने बताया था कि उसने 2008 में मुंबई अटैक्स के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया था। एक समय पर लश्कर ए तैयबा ने अपना एक चैरिटी विंग बनाया था, जमात उद दवा। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को ही बैन कर दिया गया है। मार्च 2019 में पाकिस्तान ने भी इस जमात उद दवा को बैन किया। लेकिन 2022 की हडसन इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तान की अकेली जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट एम से अलाइन करती है। बताया गया है कि बलोचिस्तान में अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान सरकार लश्कर ए तैयबा
उर्फ जमात उद दवा पर निर्भर रही है। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, पाकिस्तानी सियासत एक आतंकी संगठन का इस्तेमाल कर रही है परसीव्ड थ्रेट से लड़ने में। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। इन्हीं सब चीजों की वजह से पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। 2024 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट देखो, इस लिस्ट में 163 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की रैंक 140 पर आती है। इतना ज्यादा अनसेफ हो गया है पाकिस्तान में रहना। और ये चीज पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट्स भी बताती हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज एक इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2024 का साल पिछले 10 सालों में सबसे डेडली साल रहा है। पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में 40% ज्यादा अटैक्स हुए। टोटल में 905 इंसिडेंट्स, जिनमें से 444 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स थे, जिनमें से 685 सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और 927 सिविलियन आम लोग। पिछले कई दशकों से इसी तरीके से पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ पावर हंगरी पॉलिटिशियंस बेवजह भारत से लड़ाई करते हैं, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं और इसी बहाने देश के डिक्टेटर बन जाते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ अता पता, कितने बने कितने बिगड़े, ना डेमोक्रेसी का कुछ पता। लोकतंत्र तो ऐसा है कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का तख्ता पलट, किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कोई एग्जाइल में और कोई जेल में। आज भी इमरान खान जेल में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके साथ टॉर्चर किया गया है। इलेक्शंस भी फेयर तरीके से नहीं हुई हैं, पूरे देश का मजाक बनकर रह गया है। ऐसे में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था? 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। भगदड़ वहां हुई जहां रमजान के दौरान मुफ्त खाना बांटा जा रहा था। उसी समय की एक और खबर देखिए, खैबर पख्तूनवा में चरसड्डा में मुफ्त आटा बांटा जा रहा था। स्टैम्पीड हो गया, 1 की मौत, 8 इंजर्ड। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं। सोच कर देखिए। इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले साल 1775 में फ्रांस में फ्लावर वॉर्स हुई थी, आटे को लेकर वॉर्स हुई थी। क्या पाकिस्तान में भी तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाली? अगर रेवोल्यूशन आए तो बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिटिक्स में रिलीजन रहेगा तब तक आप बेवकूफ बनते रहोगे। मैं फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो। हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की। सवाल करो अपनी सियासत से, पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? सवाल करो कि इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की मिलिट्री इतना सपोर्ट क्यों करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो ने आपकी आंखें खोली होंगी। एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सवाल करो अपनी सियासत से। अच्छा, तो ध्रुव राठी साहब ने वीडियो का आगाज़ अच्छा किया, तो आगाज़ अच्छा करने के बाद ये मोदी एजेंडा लेके मैदान में आ गए। इस वीडियोज़ में फुल मोदी एजेंडा इन्होंने पेश किया, फुल, और चीज़ों को मिक्स करके, मैनिपुलेट करके, प्रेजेंट करके, उनका लिंक्स बना के विदाउट एविडेंस दिए उनको बता दिया। कुछ टाइम के लिए तो मुझे भी लगा कि एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे भी लगा कि यार ये सच बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सच नहीं बोल रहे। ये बहुत सारी चीज़ों में आपको मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल सियासत और इंटरनल मामलात में ये चीज़ें बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, सियासत अच्छी नहीं जा रही, मिलिट्री के बारे में बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। समहाउ कुछ हद तक चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे, वो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं। इंटरनल्स मैटर को लेके आप अगर बात करना चाहें तो हम इंडिया पे बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। आपने मुसलमान और हिंदुओं की लड़ाई शुरू करवा दी है। मुसलमानों को वहाँ पे उनके राइट्स नहीं दिए जाते, भूख आपकी कंट्री में है, ठीक है, आप हर कंट्री से लड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे मसाइल, आपकी मीडिया आप सच नहीं बोलता, इस तरह से आपके यानी कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं हमें नहीं पता। तो आप उन चीज़ों को मिक्स अप करके हमारी कंट्री को वॉर टेररिज्म डिक्लेयर करके जा रहे हैं।
तो इस तरह से आप हमें आपने सच नहीं बोला, बहुत सारी और हमारे एक्टर्स को आप मेंशन कर रहे हैं कि आप उसके लिए आवाज़ उठाएँ। हम अपने लीडर्स के लिए, हम अपने राइट्स के लिए, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करने के लिए, इवन हम अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और मिलिट्री के ख़िलाफ़ जहाँ पे वो गलत हैं, हम उनको खुद ही कहते हैं। आपको यानी कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी यानी कि आर्मी को, अपनी मोदी को और अपनी गवर्नमेंट्स को समझाएँ, उन पे आवाज़ उठाएँ। तो मैं इस वीडियो को टोटली रिजेक्ट करता हूँ। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की हैं। इंटरनल्स मैटर को लास्ट में इन्होंने इंटरनल्स मैटर स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के, उनको लेके ये बात कर रहे हैं और हमें टेररिस्ट कंट्री बता रहे हैं। तो ये इनका यानी कि बहुत ही अजीब बिहेवियर मुझे देखने को मिला है कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के अलावा बात करें तो ये उसमें नेशनलिस्ट ये हैं, इस वीडियो में ये नेशनलिस्ट इन्होंने अपने आप को बताया है। अगर हम इस वीडियो से हट के दूसरी इनकी इन्फॉर्मेशन में बात करें तो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं इसको पसंद करता हूँ कि ये अच्छे अच्छे एंकर हैं और अच्छी वीडियोस बनाते हैं। बट इसमें बिल्कुल यानी कि नेशनलिस्ट बन के रहे हैं, मोदी का एजेंडा पेश किया है। आप इंडिया पाकिस्तान के सीज़ फायर के बारे में बात कर रहे थे। आपने यानी कि ये एविडेंस यानी कि देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, ठीक है। ये सच बताने की जो वॉर और टेररिज्म में जो सच यानी कि बताना चाहिए था, आपने वो नहीं बताया। इंडियन मीडिया का नहीं बताया कि उन लोगों ने किस तरह से जो झूठा बयानिया दिया। और आपने राफ़ेल गिनने की कोई बात नहीं की, ठीक है। आपने जो हमने आपके मिलिट्री बेसिस पे हमले किए या आपने हमारे मिलिट्री बेसिस पे हमले किए उनका ज़िक्र आपने नहीं किया। जो आपने हमारे सिविलियंस पे हमला किया उनका ज़िक्र आपने नहीं किया। तो ये भी तो सवाल है ना, इन सवालों को भी तो आप देखें। तो आई रिजेक्ट दिस वीडियो। बाकी आप हमारे चैनल पे वेलकम आएँ, लाइक कमेंट शेयर करें और अपने क्वेश्चन और आपको किस हद तक ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी इन्फॉर्मेशन से आगाह करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।